मेरा 9th खराब हुआ। मेरे पिताजी को ये ताने सुनने पड़े कि आपका लड़का तो बर्बाद हो चुका है। माँ ने उस वक्त एक शब्द कहा कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो, अगर घर का ना सही तो कम से कम अपना खर्च निकाल लो, अपने खर्च चला सको। उस दिन मैंने एक बड़ा टफ डिसीजन लिया। घड़ी और कैलेंडरों में शायद वह दिन बीत गया होगा, लेकिन मेरे जीवन में, मेरी आंखों में, मेरे वो संघर्ष के दिन, मेरा वो अतीत आज भी चलचित्र की भांति चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और मैं यूट्यूब पर ज्ञानोदय के गुरुजी नाम से जाना जाता हूँ, जहाँ पर मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ाता हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में मोहनलालगंज क्षेत्र से एक छोटे से गांव में रहता हूँ। सबका अपना एक सफ़र होता है और संघर्ष में इंसान सीखता है। मैंने भी संघर्ष में सीखा और अपने सफ़र की शुरुआत मैं 9th क्लास से शुरू करना चाहूँगा। जब मैं 9th क्लास में था तो मेरा 9th क्लास में सोशल साइंस का एग्ज़ाम छूट जाता है, और जब सोशल साइंस का एग्ज़ाम छूट जाता है तो उसका कारण ये होता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं अपना एग्ज़ाम नहीं दे सका। अक्सर ये भूल बहुत सारे लोगों से होती है, वो मुझसे भी हुई। मेरा 9th खराब हुआ। मेरे पिताजी को ये ताने सुनने पड़े कि आपका लड़का तो बर्बाद हो चुका है और अब इसका ये साल तो बर्बाद हो ही रहा है और साथ ही साथ ये क्रिकेट में अपना टाइम जो है वो व्यर्थ कर रहा है। ये बात उस वक्त मेरे पिताजी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हर एक परिवार का जो पिता होता है तो वो यही सोचता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े, और मैं उस वक्त अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रहा था। उस वक्त मेरे पिताजी परेशान हुए, उन्हें तानों का सामना करना पड़ा, ताने सुनने पड़े और कुछ लोगों ने यही कहा कि भाई लड़का बर्बाद हो गया है। लेकिन उन्होंने प्रयास किया कि मेरा एडमिशन 10th क्लास में हो जाए, और जब 10th क्लास में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया तो वापस से हमें 9th क्लास फिर से पढ़ना पड़ा, उसी स्कूल में, उन्हीं बच्चों के साथ जो बच्चे हमारे लिए बगल वाली लाइन में खड़े होते थे। अब ये सोचिए कि एक स्टूडेंट के लिए कितनी बड़ी बात होगी ना, और उसको अंदर से कितना झेप महसूस होगा उस वक्त जब वो ये सोचेगा कि हम तो उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं जो बच्चे 9th क्लास में हैं, और वापस से मीन्स कि वो जूनियर बच्चे हैं। अब वो जूनियर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना, कभी आगे सीट पे बैठना, कभी पीछे सीट पे बैठना, और अंदर से एक झेप महसूस हो रहा था। लेकिन दिल में एक बात थी जो लगातार हमें अंदर से ये फील करा रही थी कि आपने गलत किया है। लेकिन अंदर से मैंने ये बात फिर सोच रखी थी, मेरा दिल ये कह रहा था कि अब ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। किसी प्रकार से 9th होता है। मेरी कहानी में अभी बहुत कुछ आगे है, सुनते जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्लास 12th होता है, कंप्लीट होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं। अब जब क्लास 12th के बाद बच्चा जब आगे बढ़ता है, क्योंकि अब कॉलेज लाइफ आने वाली है, जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो फिर एक समस्या होती है, अब क्या करना है? क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात होगी कि हमें अनुभव नहीं लेना है, हमें सही डिसीजन लेना है। जब पिताजी ने कहा कि आपको बीटेक करना है, मैं ये सोच रहा था कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं बीटेक कर सकूं। मैंने सेल्फ ये डिसीजन लिया कि मैं बीटेक नहीं, बीएससी करूंगा। लगभग सिलेबस सेम होता है, बस कोर्स चेंज होता है। वो इंजीनियरिंग है, ये एक हमारे लिए कोर्स है, या कहें कि ये बैचलर ऑफ साइंस है, एक प्रकार से ये डिग्री है। बीएससी हमारा एडमिशन हो जाता है। लेकिन जब कहते हैं ना कि अगर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो, और घर का अगर बड़ा लड़का होता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता ही जाता है। बीएससी का पहला वर्ष किसी तरीके से कंप्लीट होता है और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। माँ ने उस वक्त एक शब्द कहा कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो, अगर घर का ना सही तो कम से कम अपना खर्च निकाल लो, अपने खर्च चला सको। क्योंकि पिताजी एक ऐसी जॉब में थे कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता था और हम 4 भाई बहन थे। समस्या यही थी कि उन्हें सबका खर्च चलाना है। साथ में माँ जी भी हमारी बहुत हमारे लिए काम की है। हम कहें कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। मैंने 2 बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। एक बच्चे से 1 महीने का 200 रुपया और एक बच्चे से महीने का 300 रुपया मिलता था। उस वक्त शायद मेरे लिए, मेरे खर्चे के लिए वो काफ़ी था, क्योंकि मैं कॉलेज जाता था, जो हमारी टैक्सी या बस वगैरह का जो खर्च होता है वो सारा निकल जाता था। चीज़ें बेहतर चल रही थी। फिर मुझे ये फील हुआ कि इतने से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि जीवन गुजारने के लिए पैसा तो ज़रूरी होता ही है। फिर स्टार्टिंग के फेस में मैंने ये सोचा कि ठीक है, 500 रुपया मिलता है महीने का,
पर कोई बात नहीं, अनुभव तो मिलता है ना, और ये अनुभव हमें आगे लेकर के जाएगा। मैंने ये चीज सोची और सोचने के बाद मैंने इस पे काम करना शुरू किया। मेरे परिवार के बड़े भैया ने कहा कि क्यों ना एक कोचिंग खोल लेते हैं। स्टार्टिंग में उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि कोचिंग आखिर खोले कहाँ। मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक जगह में मैं अपनी कोचिंग खोलता हूं, और उस कोचिंग का नाम बड़े भैया ने दिया कि आपको ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस का उदय करना है। करना तो हमें ज्ञान का उदय ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज्ञानोदय ही सही रखा जाए। तो ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस हमारी स्टार्ट होती है। अब जब मैंने स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। 12-13 बच्चे थे। एक स्कूल के पूरे 12-13 बच्चे जो थे वो सारे के सारे हमारी ही कोचिंग में पढ़ रहे थे। और वर्ष सभी को पता है कि भैया 12th क्लास मेरा 2014 में हुआ था, और फिर उसके बाद में 2015 में मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। 12-13 बच्चों को लेकर के मुझे पढ़ाना, और पढ़ाने के साथ साथ मुझे खुद भी पढ़ाई करनी पड़ती थी। समस्या का सामना सबको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, हर इंसान करता है। लेकिन उस समस्या में यदि आप निखर जाए ना तो बेहतर होता है, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अभी हमारे 12-13 बच्चे आराम से चल रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ ओके था। उनसे जो हमको पैसा मिलता था, उस पैसे से मेरी पढ़ाई धीरे धीरे करके चल रही थी। पिताजी भी लगातार हेल्प कर रहे थे। 2-3 साल तक ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है। कोचिंग में बच्चे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब पहली बार हमारी कोचिंग का रिजल्ट आया, वो वर्ष मेरे लिए सबसे खास वर्ष था, क्योंकि उन 12-13 बच्चों ने उस वक्त बहुत बड़ा धमाल मचा दिया था। क्षेत्र में यह चल रहा था कि भाई कौन सी ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस है जिसका उदय हो चुका है। और उन 12-13 बच्चों का जो रिजल्ट था वो वाकई में ऐसा था कि टीचर के साथ साथ पेरेंट्स भी ये सोच रहे थे कि भैया कहां से पढ़ा है। वास्तव में मैं पेशे से अध्यापक हूं, लेकिन मेरी ये कोशिश यही होती है कि मैं खुद भी साथ साथ सीखता रहूं। मैं सीखता रहा, सिखाता रहा, कार्यक्रम चलता रहा, और ये इस तरीके से 4-5 साल बीत जाते हैं। वर्ष 2020 में एक दिन मेरी कोचिंग में एक बच्चा आता है। मैंने उससे एक सवाल किया कि 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रहे थे। तो उसका जवाब होता है, उसकी आंखों में आंसू थे, और जवाब ये होता है कि सर मेरी माँ बीमार थी। जब उसने कहा ना कि मेरी माँ बीमार थी, मैं उसको कुछ कह नहीं सका। मैंने कहा ठीक है, जितना पढ़ाया गया है नोट कर लेना। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे मन में एक सवाल आया कि पढ़ाता तो मैं हूं, क्यों ना अगर हम इसको कहीं रिकॉर्ड करके बच्चों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं या किसी प्रकार से शेयर कर दूं तो अच्छा रहेगा। मैंने ये बच्चों के सामने बात रखी। उन्होंने कहा सर मोबाइल नहीं होता है, क्योंकि सभी को पता है गांव के बच्चों के पास स्टार्टिंग में 9th-10th में कहाँ ही मोबाइल होता है। फिर मैंने सोचा कि कभी तो मोबाइल मिलता होगा। बोले सर व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, दूसरे के मोबाइल से देखेंगे, कैसे काम चलेगा। एक बच्चा पीछे से खड़ा होता है। उसने कहा सर हमारे पास एक आइडिया है, यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कर दीजिए और बच्चों का भला हो जाएगा। 11 मार्च 2020 का वो दिन मैंने बना दिया ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस से नाम लेकर ज्ञानोदय के गुरुजी। कुछ सोचा समझा नहीं, बस केवल ये डिसीजन लिया कि भैया ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस के गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना ज्ञानोदय के गुरुजी नाम रखा जाए। 11 मार्च 2020 बन जाता है यूट्यूब चैनल, और पहला वीडियो अपलोड होता है 26 मार्च 2020 को। लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और मंजूर था। 22 मार्च 2020 हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये आदेश देते हैं कि अब देश में लॉकडाउन लगेगा। वैश्विक महामारी कोरोना आ गई, और जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कोचिंग भी अब हमारी बंद। पहले स्टार्टिंग में सभी को पता है कि कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद कुछ महीनों के लिए लॉकडाउन लग गया, और कोचिंग जो थी, जहां से मुझे कुछ आर्थिक रूप से मदद मिल रही थी, साथ ही साथ सीख रहा था, कुछ अनुभव चल रहा था, वो भी ठप हो गया। और जब वो ठप हुआ ना, तब मन में लगा कि इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोचिंग पढ़ाने से 8 महीने कोचिंग चलती थी, 4 महीने खाली बैठते थे, कैसे काम चलेगा। जब ये कोविड आया और बच्चों को ये सामना करना पड़ा इस कोविड का, लेकिन बच्चों का पेपर सर पे था, तो मेरे दिल में एक बात चल रही थी, इन बच्चों को अब ये यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे पढ़ाना कहते हैं कि हाँ ठीक है, आसान है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
पहली समस्या हमारे पास ये थी कि संसाधन नहीं थे। दूसरी समस्या ये थी कि चलो ठीक है, संसाधन की व्यवस्था कहीं से कर लेंगे। दूसरी ये थी कि भैया इंटरनेट ही नहीं था। तीसरी समस्या ये थी कि गांव था, और गांव में अगर आपको कुछ करना है तो स्वयं करना होता है। सपोर्ट की आप उम्मीद ही छोड़ दो, क्या ही कौन कर सकता है सपोर्ट, क्योंकि फुर्सत नहीं है अन्य कामों से व्यक्तियों को, अपने में लोग बिजी रहते हैं। और अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है लाइफ में, तो स्वयं करना होगा। अब यहां से हमारी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आता है, और जब मेरा ये चैनल बनता है, मैं बच्चों को वीडियोस रिकॉर्ड करके, रात में वीडियो रिकॉर्ड करना, 1 बजे रिकॉर्ड करना, 2 बजे रिकॉर्ड करना, और फिर उसके बाद उसको अपलोड करने के लिए घर पे नेट नहीं आता था, खेतों में जाना पड़ता था, बगीचों में जाना पड़ता था। और सबसे बड़ी समस्या तो तब हुई जब गांव की ही एक महिला ने घर पे आके शिकायत की कि आपका लड़का वहां पे इंजन के ऊपर चढ़ करके वीडियोस अपलोड कर रहा है और पता ही नहीं क्या ही करता है ये। अब उन्हें ये जानकारी कैसे हुई थी कि वीडियोस अपलोड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब उन्हें जानकारी होती तब ना, उन्हें जानकारी नहीं थी, वापस जाके हमारे पिताजी से शिकायत कर दी। पिताजी, जब भी कोई शिकायत कहीं से मिलती थी हम लोगों की, अक्सर मेरी क्रिकेट की शिकायत मिला करती थी। पिताजी को जब शिकायत ये मिलती है ना, तो पिताजी मुझसे शाम को यही बोलते हैं, क्या घर पे वीडियोस अपलोड नहीं हो सकते? मैंने कहा नेटवर्क नहीं होता है। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह जाया करो। सुबह वीडियो अपलोड करने जाता था, टहलने जाता था, वीडियोस अपलोड करता था, रात में रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद एडिट करना, फिर सुबह उसके बाद अपलोड करना। कभी कभी क्या होता था ना कि शाम को 7 बजे इस चैनल पे हमारे वीडियोस आते थे, तो कभी शाम को जाना, कभी टहलते टहलते रोड से बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। सबको ये सामना करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ा होगा कभी लाइफ में, या हो सकता है कि ये अभी आप कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, संघर्ष के दिन है ना, सफलता जरूर मिलेगी। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, वीडियोस अपलोड करना, बच्चों को देना, और ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इनकम का सोर्स तो कुछ नहीं था ना, हमारी कोचिंग तो बंद थी। अक्टूबर का महीना आ गया, 2020 अक्टूबर का महीना, मेरा चैनल किसी तरीके से मोनेटाइज होता है, मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट होता है। लेकिन मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया तो कंप्लीट था, इनकम नहीं थी। मेरे जो अक्टूबर की मेरे डॉलर्स थे वो 4-5, नवंबर के 8-10, सब मिलाकर के पहली इनकम हमारी फरवरी में होती है, और जब पहली हमारी इनकम होती है तो मात्र 8,000 रुपये थी। ये मात्र शब्द इस समय पर यूज करूं तो चलता है, परंतु उस समय पर वो मात्र केवल मात्र नहीं था, उस समय पर हमारे लिए वो सब कुछ था। जब मैंने अपनी पहली इनकम अपने माताजी के हाथों में सौंपी तो उनको बड़ी खुशी हुई। मैंने पूछा क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि इस पैसे से इस काम को आगे बढ़ा लो। अगले महीने की इनकम होती है, धीरे धीरे करके मैंने पैसे जोड़ना स्टार्ट किया। जब मेरे पास 40,000 रुपए हुए ना, तो फिर मैंने एक लैपटॉप खरीदा। आज भी मेरे पास वो लैपटॉप है और आज भी मैं उसी से काम करता हूं। जब 40,000 रुपए का वो लैपटॉप खरीदा तो शायद वो लैपटॉप ना मेरे लिए वरदान साबित होने वाला था, क्योंकि उसी के मात्र 1 महीने बाद जून 2021 में हमारे पास एक बड़ी एक्स एकेडमी कंपनी से एक मेल आता है, और मेल ये आता है कि मैं आपके कार्य से प्रभावित हूं और आपके पढ़ाने का तरीका सराहनीय है और आपके पढ़ाने का अंदाज भी अलग है। मैं गांव का साधारण बालक अपने अंदाज में पढ़ाता था। मुझे पता है कि गांव के बच्चे किस भाषा में समझ पाएंगे, और अध्यापक ये बहुत अच्छे से समझ जाता है कि बच्चों को कैसे समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट्स को हम थ्योरीज में नहीं कर सकते, उनको डेली लाइफ में जोड़ना पड़ता है। तो शायद यही पसंद आया होगा उन्हें। उन्होंने एक बात बोली कि जब मैं आपके पढ़ाने से सराहनीय हूं, मुझे हल्की लगी। हल्की इसलिए लगी क्योंकि मुझे वहां पे जॉब करनी ही नहीं थी। कारण तो ये था कि संसाधन थे ही नहीं। लैपटॉप था ना, इंटरनेट तो नहीं था। अच्छा इंटरनेट चाहिए अगर आप लाइव सेशंस लेते हैं। फिर ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, 10-15 दिन बीत जाते हैं, फिर उनका वापस से मेल आता है कि आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने मेरा नंबर मांगा,
मैंने बात की। जब मैंने उनसे बात की ना, तो उन्होंने बोला कि हम आपको ये एक्स अमाउंट देंगे, कुछ पैसा आपको देंगे, इससे आप अपना जो भी चीज़ें आपकी हैं वो आप व्यवस्थित कर सकते हो। तो मैंने सोचा ठीक है, जितना भी पैसा मिलेगा उसका 50% अगर मेरा खर्च में चला जाएगा, कहीं मैं बाहर जाके पढ़ा लूंगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं। पर मेरे दिल और दिमाग में एक बात थी कि ये काम तुम्हारा सेकेंडरी काम है, प्राइमरी यूट्यूब ही है। तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनना है, तो तुम्हें यूट्यूब पे फोकस करना पड़ेगा। सब बढ़िया चल रहा था। मैंने 2022 तक उस कंपनी के साथ आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया, और खास बात ये रही कि मेरे पढ़ाने के बाद वो वीडियोस जब किसी दूसरे बच्चों को दिए गए और जब उनका रिजल्ट आया, तो कोई असम का था तो कोई किसी दूसरे प्रदेश का था। वो इंग्लिश माध्यम के, जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। उनके माता पिता ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, मैंने उन्हें आगे के लिए विशेष दी। फरवरी 2022 एक बार फिर से टफ डिसीजन ये कि अब मैं इस कंपनी को भी छोड़ दूंगा। जब मैंने ये डिसीजन लिया ना, तो पहले अपने पिताजी से पूछा कि पापा, मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूं, क्या ये सही होगा? माताजी भी साथ थी, परिवार पूरा साथ था। हम भाई बहन हैं, मेरा भाई है, मैं हूं, मेरी 2 बहनें हैं और मेरे माता पिता, 6 लोगों का परिवार, छोटा सा। घर पे ये डिसीजन लिया, मैंने माताजी से पूछा, पिताजी से पूछा कि क्या ये मैं जॉब छोड़ दूं? तो पिताजी ने कोई दूसरा सवाल नहीं किया, उन्होंने एक ही बात बोली, तुम्हें जो सही लगता है वो कर सकते हो। क्योंकि उन्होंने कभी मुझे किसी भी काम के लिए नहीं रोका। जब उन्होंने कहा ना कि तुम्हें जो सही लगता है वो कर सकते हो, मैंने पिछले 2 सालों की जितनी मेरी कमाई थी सबको इन्वेस्ट करने का एक टफ डिसीजन ले लिया और उस जॉब को छोड़ दिया। अब मेरा अकाउंट पूरी तरीके से खाली था, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा था। अब आप सोच रहे होंगे ना, सर पैसा कहाँ खर्च कर दिया? मैंने सारा पैसा एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जो मेरे बच्चों के लिए खास था। यूट्यूब पे पढ़ाना है तो डिजिटल बोर्ड चाहिए, कैमरा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। टफ डिसीजन, एक बढ़िया माइक कि बच्चों को बेहतर आवाज मिले, क्योंकि आवाज बेहतर होगी तभी तो बेहतर सुनाई देगा उन्हें। टफ डिसीजन लिया, बच्चों को अब फ्री पढ़ाना है यूट्यूब पे। उन बच्चों को पढ़ाना है जो ग्रामीण इलाकों से जो पढ़ नहीं पाते। और यह डिसीजन मेरे लिए खास तब होता ना जब बच्चों का रिजल्ट आता, क्योंकि 2020 में तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके बाद तो परीक्षा ही नहीं हुई, और जब परीक्षा नहीं हुई ना तो उसका परिणाम ही नहीं मिला मुझे, और जब परिणाम नहीं मिला तो क्या ही खास बन पाते। 2021 में मैंने ढंग से पढ़ाया नहीं। 2022 मेरे लिए वह वर्ष था जिस वर्ष मैंने यूट्यूब पे बहुत शिद्दत के साथ काम किया। एक टाइम टेबल दिया बच्चों को, फ्री क्लासेस का एक टाइम टेबल दिया कि मैं डेली शाम को 7 बजे आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा। पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने, और जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो रिजल्ट आया 1 साल बाद, 2023। वो दिन मेरे लिए बड़ा खास था, क्योंकि उस दिन बच्चों का रिजल्ट आना था। जब बच्चों का रिजल्ट आता है ना, तो सिर्फ वो बच्चों का नहीं होता, वो अध्यापकों का भी होता है। क्योंकि उस वक्त बच्चा अध्यापक को जज करता है और अध्यापक बच्चों को। क्योंकि साल भर हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि यही आएगा, यही आएगा, ये पढ़ाया, ये आएगा। टीचर्स ऐसा बोलता रहता है ना कि ये पढ़ा रहा हूं, इसको तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। मैं भी बोलता था। पहला रिजल्ट था मेरा ना, क्योंकि शिद्दत से पढ़ाया था। वाराणसी के नमन गुप्ता जी पूरे उत्तर प्रदेश में 4थी रैंक लेकर के आते हैं, और मेरे लिए गर्व की बात तब थी जब उन्होंने मुझे उस वक्त याद किया जिस वक्त शायद ही कोई याद करता है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के साथ साथ उनके न्यूज चैनल पर भी वीडियोस आए, और उन्होंने एक ही बात बोली कि जब मेरे साइंस मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते थे तब मैं ज्ञानोदय के गुरुजी सर्च करता था और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता था। उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन था, किसी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100, किसी में 99, सब चीजें बेहतर चल रही थी। इसी बीच ज्ञानोदय के गुरुजी पर
हमारी छोटी बहन दिव्यांशी एंट्री लेती है, क्योंकि सिर्फ मैथ साइंस से काम नहीं चलना था ना, बच्चों को चाहिए तो सब कुछ चाहिए। अब जब सब कुछ चाहिए तो फिर कोई टीचर तो और होना चाहिए ना। पिताजी लगातार मेरी बहन को फोर्स कर रहे थे कि आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। वो मुझसे पहले से पढ़ाती थी, मुझसे छोटी है परंतु छोटे बच्चों को पहले से पढ़ाती थी। मैंने भी उसको फोर्स किया, कुछ चीजें बताई कि आपको ऐसे करना है, पर वो सीखती बहुत जल्दी है। उसके पढ़ाने का तरीका सब है, आप सभी ने अगर यूट्यूब चैनल देखा है तो वीडियोस देखे होंगे। जब उसकी एंट्री हुई ना तो चैनल एकदम से बूस्ट हुआ। मेरे लिए वो शायद एक प्रकार का वरदान साबित हुआ कि मैं जब अपनी बहन को लेकर के आया, उसके पढ़ाने के अंदाज से रिजल्ट में परिवर्तन देखने को मिला। जो बच्चे मैथ साइंस में 100 आउट ऑफ 100 ला रहे थे ना, अभी आगे देखिएगा 2024 का जब रिजल्ट आएगा ना तो इंग्लिश में भी 99 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। और एक दिन जब रिजल्ट आया ना 2024 का, तो टॉपर की संख्या 1 2 3 4 5 6 नहीं, हजारों में थी। एक गूगल फॉर्म फिल कराया था, उसके पहले मेरे पास लगभग 12 से 13 हजार ऐसे नंबर थे। कौन से नंबर? रोल नंबर। ऐसे नंबर थे ना जिनका रिजल्ट 95 के अप्रॉक्स था। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। और गर्व की बात कब और ज्यादा बढ़ गई जब यह पता चलता है कि गोंडा से प्रज्ञा की 6ठी रैंक पूरे उत्तर प्रदेश में, 7वीं रैंक रायबरेली से जया, और अयोध्या से 7वीं रैंक पीयूष की। मैंने डिसीजन लिया बच्चों से मिलना है, अलग अलग जिलों में जाना, अयोध्या जाना, गोरखपुर जाना, रायबरेली जाना, बच्चों से मिलना, टॉपर से मिलना। क्यों मिलना? इसलिए मिलना ना क्योंकि ऑनलाइन दुनिया से ऑफलाइन में निकलना था। क्योंकि बच्चे ऑनलाइन जब पढ़ते हैं ना तो अटैचमेंट केवल कैमरे मोबाइल में होता है, पर जब वास्तव में उनकी खुशी देखने को मिलती है ना तो उस खुशी को देख करके पूरे साल भर की एनर्जी आ जाती है और मेहनत करने का एक अलग ही जुनून सवार हो जाता है कि अब तो मेहनत 2 गुनी नहीं 4 गुनी करनी है। और मेहनत 4 गुनी जब करनी थी तो उन बच्चों से जुनून मिलना था। 2024 का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा। 6ठी रैंक, 7वीं रैंक में 2 बच्चे, 9वीं रैंक में प्रिंस और 10वीं में प्रियांजलि। साथ ही साथ पूरे वो 10-11 हजार ऐसे बच्चे जिनका परसेंटेज 95 के अप्रॉक्स था। और ऐसे ऐसे ये सफर यूं ही चलता रहा और आगे चलता रहेगा। जिस तरह बच्चों को पढ़ा रहे थे उस तरीके से पूरी कोशिश है कि मैं आप सभी को पढ़ाता रहूं और साथ ही साथ सीखता रहूं और सिखाता रहूं। युवाओं, एक मैसेज और देना है मुझे कि अक्सर क्या होता है कि जब 11th-12th की लाइफ आती है तो हम अपने जीवन से भटक जाते हैं। और जब हम अपनी लाइफ में भटकने लगते हैं ना तो उस वक्त आपको ये सोचना है ना कि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। अलग अलग लाइन में, शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अलग अलग लाइन में आप चले जाते हैं। और उस वक्त आपको एक बात याद रखना है कि अगर माँ बाप के सपने टूटेंगे ना तो फिर जीवन में कितनी भी सफलता हासिल कर लो कोई मायने नहीं रखती। अपने सफर को आगे जारी रखूंगा, लेकिन इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। और अंत में बस मैं पूरी जोश टॉक टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस मंच पर मुझे खड़ा किया कि मैं उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को, या जो भी मेरा सफ़र है मैं उसको साझा कर सकूं। कुछ हमारे जो अध्यापक हैं या जो अभिभावकगण हैं, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सभी व्यक्तियों का जिन्होंने मेरे सफ़र में मेरा साथ दिया। जिन्होंने साथ नहीं भी दिया उनका भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।